नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स कैच अप में। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करेंगे एक काफ़ी बड़े मुद्दे के बारे में जिसका एक छोटा सा पहलू आपने अब देख रहे हैं जो वेनेजुएला में हो रहा है। आपने तो ये बात सुनी ली होगी, वहाँ पे अटैक हो रहा है, वहाँ पे बाकी चीज़ें हो रही हैं। इसको हम डिसाइफर करते हैं कि ये बहुत बड़े गेम प्लान का कैसे हिस्सा है, ये बहुत बड़े चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी का कैसे हिस्सा है। लेट्स डू दैट। थैंक यू। ये अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या है? अमेरिका ने एक ग्रैंड स्ट्रेटजी बना रखी है चाइना को कंटेन करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है कि उनके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जाए, उसके इन्फ्लुएंस को कर्ब किया जाए और उसके कॉम्पिटिटिवनेस को ख़त्म कर दिया जाए। अभी एक चाइना जो एक सुपर पावर बनने की राह पे निकला हुआ है, उसका सबसे बड़ा बैकबोन उसकी इकॉनमी है। सो इकॉनमी और इन्फ्लुएंस पे अगर अटैक किया जाए तो अमेरिका उसके राइज को स्लो या फ्लैटन आउट कर सकता है। इसीलिए जो ये वेनेजुएला पे अटैक है, ये अटैक हो तो रहा है वेनेजुएला पे, पर ये सबसे ज़्यादा ब्लीड चाइना को करेगा। बिफोर गोइंग इनटू दिस, हम पहले ये समझ लेते हैं कि अमेरिका ये सब कर क्यों रहा है और इसमें कौन कौन से प्लेयर हैं और अमेरिका उनको कैसे डील करना चाहता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो यूएस है एक बहुत बड़ा ग्लोबल हेजेमॉन है। अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा हेजेमॉन आया नहीं है। नाउ इस पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जो क्रिएट किया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें अब कुछ चैलेंजेस आ चुके हैं जिनका नाम है चाइना, रशिया, इंडिया। यूरोपियन यूनियन भी किसी हद तक इस वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, जैसे फ्रांस कभी डिफाई कर देता है अमेरिका को। ऑल्दो ऑन अ लार्जर स्केल वो सारे अलायंस में रहते हैं और एक ही सुर में बोलते हैं, बट छोटे छोटे एफर्ट्स में आप देखना शुरू कर रहे हो कि जो यूरोप है वो थोड़ा सा डिफाई करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम द यूरोपियन बेल्ट ये कह रहे हैं कि हमको अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बनानी होगी, हमें यूएस पे डिपेंड नहीं होना होगा। फ्रांस कह रहा है कि हमें अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो पूरे यूरोप को कवर करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो ये यूक्रेन का फाइट है उसने भी काफ़ी डिस्टेस्टफुल एक्सपीरियंस दिया है यूरोप को, और यूरोप भी कंटेंडर बन गया है कि वी वांट टू हैव आवर ओन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूएस लेड और सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर। ऑल्दो वो दूर नहीं जाना चाहते यूएस से, बट वो यूएस फोकस्ड नहीं रहना चाहते, वो एक यूरो फोकस्ड स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं। नाउ फ्रॉम द सेकेंड साइड देर इज़ रशिया, जो फुल यूएस के वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करता है और उसकी कुछ रेड लाइन्स है जो पसंद नहीं करता है, जिसके अगेंस्ट उसने यूक्रेन का वॉर स्टार्ट किया है। थर्ड आपका चाइना है, जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस पूरे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वो चैलेंज करता है यूएस की हेजेमनी को, क्योंकि उसके पास एक इकोनॉमी कैपेसिटी आ चुकी है, मिलिट्री कैपेसिटी भी वो बिल्ड कर रहा है। इन नेक्स्ट 5, एनालिस्ट कहते हैं नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में उसके पास इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि वो यूएस को चैलेंज कर सकता है। और इन पूरे पैरामीटर्स को अगर आप देखो तो यूएस इज़ कंसर्न्ड एंड यूएस वांट्स टू रिटेन इट्स ग्लोबल हेजेमनिक पावर स्टेटस, क्योंकि वो उसको जो स्ट्रक्चरल एडवांटेज देता है वो खोना नहीं चाहता, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहता, क्योंकि एक नया हेजेमनिक पावर स्टेप अप करना चाहता है। इन सारे प्लेयर्स में से, जैसे अभी जिनकी हमने बात की, इंडिया, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन एंड कलेक्टिवली ब्रिक्स, उनमें से जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है चाइना, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप चाइना को अगर ध्यान से देखें, उसके कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वो एडवांटेज रखता है और जो उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि नहीं, आप एक हेजेमनिक स्टेटस में आप जा सकते हो या एक पोटेंशियल पावर बन सकते हो, एक हेजेमनिक पावर बन सकते हो।
और यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो है उसकी इकोनॉमी, वो है उसका मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो वो कर रहा है अभी। और वो बोलते हैं एज पर एनालिस्ट कि अगले 8 से 10 सालों में वो अमेरिका के लेवल पे टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी में आ जाएगा एंड ही विल हैव अ कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर बैकबोन अवेलेबल कि वो एक यूएस स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सके। थर्ड, उसका जो ब्लू वाटर नेवी है, उसके एयरफोर्स है, उसका जो हार्ड पावर है, वो भी उस लेवल पे जा रहा है कि वो एक स्ट्रक्चरली चैलेंज कर सके। और ऑब्वियसली चाइना के अपने ग्लोबल एम्बिशंस हैं जिसमें ये पूरा फिट होता है कि वो यूएस को चैलेंज करे और वो वर्ल्ड डोमिनेंस की तरफ चले और एक ग्लोबल हेजेमॉन बन सके। सो दिस टसल विल हैज़ both elements, America and China, into it. Among all the players, चाइना एक सबसे बड़ा प्लेयर है इन सब में। ऑब्वियसली बाकी सारे प्लेयर भी अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, पर सबसे बड़ा कंसिडरेबल रोल इसमें चाइना का आता है क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंजर है। अब चाइना को अगर आप मैग्नीफाई करके देखें, उसका जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो आता है उसकी इकोनॉमी से और उसके एक्सपोर्ट कैपेसिटी से, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कैपेसिटी से। अब आप अगर ध्यान से देखें तो पूरा एक्सपोर्ट रन करने के लिए, इस मैन्युफैक्चरिंग इंजन को रन करने के लिए चाइना को चाहिए एक रिलायबल कंसिस्टेंट एनर्जी सोर्स और एनर्जी सप्लाई चेन। यूएस ने उसी सप्लाई चेन पे, उसी एनर्जी सोर्सेज पे अटैक करना स्टार्ट किया है। ऑब्वियसली ऑन द थर्ड लेवल वो उसको एंगेज कर रहा है, वो उसको टैरिफ लगा रहा है ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सके। ऑन द बैक एंड साइड उसके सोर्स ऑफ एनर्जी को वो कम कर रहा है जिससे उसकी एनर्जी का कॉस्ट बढ़े एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। सो अभी जो वेनेजुएला पे अटैक है, अटैक तो वेनेजुएला पे है, बट इससे लार्जर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी इम्पैक्ट करते हैं। फर्स्ट है कि उसका जो चीपर एक्सेस ऑफ जो फ्यूल है, जो उसकी वन ऑफ द लाइफ लाइन्स थी। अगर आप देखें चाइना की लाइफ लाइन जो फ्रॉम द फ्यूल पॉइंट ऑफ व्यू और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू इज़ रशिया, ईरान एंड वेनेजुएला। और अगर आप अभी देखें तो तीनों पे, रशिया पे, ईरान पे और वेनेजुएला पे, तीनों को एंगेज या डिसमेंटल करने की स्ट्रक्चर पे चल पड़ा है अमेरिका। यूएस ने सैंक्शन भी लगाए हुए हैं और उससे वो सैंक्शनों से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है चाइना का। उनके पास एक ही ऑब्जेक्टिव है एंड वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है चाइना की उसको हिट कर सके ताकि वो जो हेजेमोनिक एम्बिशन रखता है या वो डिले हो जाए या वो डिरेल हो जाए। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड ब्रेकिंग द सप्लाई चेन्स एंड एनर्जी सप्लाई चेन्स ऑफ चाइना। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें, अभी यूएस ने पूरा माइट लगा दिया है वेनेजुएला पे और एक डायमेंशन क्रिएट कर दिया है कि देखो, इफ़ यू आर नॉट विद अस दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंस। अभी तक न्यूज़ में आ रहा था कि वेनेजुएला के पास 5000 मिसाइल्स हैं, रशिया ने उसको इक्विप कर रखा है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, ऑल दैट स्टफ इज़ देयर। बट हुआ क्या? मदुरो एक छोटे से रेड में पकड़ा जाता है, उसको पिक किया जाता है, अभी वो न्यूयॉर्क में है। दिस इज़ द फर्स्ट वेव। ब्राज़ील और कोलंबिया शायद नेक्स्ट हो सकते हैं इस पूरे इसमें। इस अमेरिका खाली जब जंप करता है वो एक ऑब्जेक्टिव को लेके नहीं करता है। अब वेनेजुएला पे जो अटैक किया है दैट हैज़ अ मल्टीपल फैसेट्स। नंबर वन फैसेट इज़ ऑब्वियसली ब्रेकिंग द बैकबोन, एनर्जी बैकबोन ऑफ चाइना। नेक्स्ट, जो चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस बन रहा था साउथ अमेरिका में, उसको कंटेन करना। इट इज़ सिमिलर टू
क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो पहले हुई थी, इट्स नॉट इन द सेम रेस्पेक्ट, बट ये वो सिचुएशन अवॉइड करना चाहता है यूएस, तो इसीलिए उसने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया है, चाहे वो प्रीटेक्स्ट कौन सा भी थे। सेकेंड साइड पे आप देखो तो ईरान को भी वो स्टेबल नहीं होने दे रहा है, जो भी वहाँ पे रजीम थी उसको वहाँ पे हिलाया हुआ है। अभी पूरा ईरान अगर देखा जाए तो प्रोटेस्टों में जल रहा है, एंड खुमैनी की जो गवर्नमेंट है उसको टॉपल करने की कोशिश की है। इससे इन सबों से जो सप्लाई ऑफ ऑयल है, जो या एनर्जी है जो अभी चाइना को मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों कंट्रीज थी, इनकी प्रायोरिटी क्यों की गई? देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो हु आर डूइंग सम बिट ऑफ दिस। इनकी प्रायोरिटी क्यों की गई? इनकी प्रायोरिटी इसलिए भी की गई क्योंकि नॉन डॉलर ट्रेड में बात करना चाहते थे या ट्रेड करना चाहते थे। अब उसमें थोड़ा सा कसूर अमेरिका का भी है कि वो उन पे सैंक्शन लगाता है, उनको तंग करता है कि आप किस तरीके से बिज़नेस कर सकते हो या किस तरह से नहीं कर सकते हो, और स्विफ्ट सिस्टम से आप किसी किसी को हटा देते हो। बट इन ऑल दैट स्ट्रिंग यूएस डजेंट वांट कि कोई भी इनसे खरीद पाए या कोई एक आइडिया भी क्रिएट हो सके कि डॉलर के बिना कोई और करेंसी भी सरवाइव कर सकती है, ताकि जो डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। थर्ड, जो उसके जियो लोकल एंड जियो पॉलिटिकल सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी सप्लाई लाइंस, मेकिंग श्योर जो उसकी अपनी कंपनीज हैं जस्ट लाइक योर एक्सो मोबिल एंड ऑल, वो उस सप्लाई चेन्स पे कंट्रोल कर सके, चाहे वो अपस्ट्रीम हो, मिड स्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम हो। सो सारे प्रेशर पॉइंट्स इसीलिए दबे हुए हैं। हाँ, इस बार थोड़ा सा यूएस थोड़ा एग्रेसिवली कर रहा है, पर वरना यही चीज़ें कोविडली करता रहता है। ऑन द अदर साइड, ये पहले बात हो गई ईरान की और वेनेजुएला की, पर अगर आप रशिया के साथ देखो, यूएस का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है रशिया को लेके। नंबर वन, रशिया इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, उस पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकता, इस तरीके से पुतिन को पिक करके न्यूयॉर्क नहीं ला सकता, तो ऑब्वियसली उसके साथ अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी में अगर आप देखो यूएस की, तो जो रशिया है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि रशिया इज़ नॉट ओनली रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज, बट वो मिनरल रिच भी है, वो रिजर्व जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर उसके पास बहुत सारे हैं, एंड एक्सेस टू आर्टिक सर्कल भी है। तो जो अभी समझ आ रहा है कि जो यूएस की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है उसमें वो रशिया को पिक करके अपने वेस्टर्न अलायंस स्ट्रक्चर में लाना चाहता है। ऑब्वियसली उसका फर्स्ट स्टेप है कि वो वॉर न्यूट्रलाइज हो जाए, सेकेंड स्टेप है उसको वापस एंगेज करे, थर्ड स्टेप है उसको जैसे बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को उसने लूप में रखा हुआ है वैसे रशिया को भी लूप में ले ले और इंश्योर करे कि रशिया वापस उसके फोल्ड में आ जाए। और ये अगर आप देखो तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये उस तरीके से एडवांटेज में जाएगा अमेरिका के, क्योंकि आज की डेट में डॉलर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जहाँ पे आज से 30 साल 20 साल पहले जो डॉलर का यूटिलाइजेशन एज अ रिजर्व करेंसी था वो 70% से ऊपर था, आज की डेट में वो 55% के आसपास रह गया है। और अगर यही पैटर्न चलता रहा और कंट्रीज़ आपस में जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी या ऑल्टरनेटिव मेथड से करने शुरू कर दिए, तो डॉलर का जो सिग्निफिकेंस है वो कम होते चले जाएगा। हिस्ट्री में ये हमें समझ आता है कि डॉलर का जो डोमिनेंस रहा भी है वो रहा है बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर, और अब ईवीज़ या बाकी चीज़ों के आने की वजह से यूएस ने समझा था कि इसको स्टेप बैक कर लेना चाहिए और ये पेट्रो डॉलर ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा। बट अभी जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है कि इवन आफ्टर ईवीज़, इवन आफ्टर चेंज ऑफ यू कैन से एनर्जी सोर्सेज, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अभी भी पेट्रो केमिकल्स पे या उसके बाई प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है, और जो ये पेट्रो डॉलर है ये अभी भी सरवाइव कर सकता है। इसीलिए अभी जो अमेरिका है वो बहुत एग्रेसिवली सारे एनर्जी सोर्सेज पे
कंट्रोल चाहता है, या इवन द कंट्रीज जो वो उसको करते हैं प्रोड्यूस, उस पर भी कंट्रोल चाहता है। चाहे वो एनर्जी पाइपलाइन हो बिटवीन तुर्कमेनिस्तान टू अज़रबैजान के थ्रू जाते हुए उनको चाहिए, उनने बनानी शुरू कर दी हैं। चाहे वो ईरान के ऑयल पे वो कंट्रोल चाहते हैं, चाहे वो वेनेजुएलियन ऑयल पे कंट्रोल चाहते हैं, चाहे वो रशिया के साथ वो कर रहे हैं। सो दैट्स वाई अभी आप देखो, जो अभी यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दे के चले हुए हैं, इफ़ वी कैन कॉल दैट, बिकॉज वो समझते हैं कि जितना कंट्रोल उनका फ्यूल और एनर्जी पे होगा उतना ही वो कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं या इग्नाइट कर सकते हैं, उतना ही वो किसी भी कंट्री के राइज या ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर रादर देन अगर कोई छोटा मोटा जो ये फैसेट पे लगता है कि ये इंडिपेंडेंट स्पार्क्स चल रहे हैं इस फायर के, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी चीज़, बड़ी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का पार्ट है। नेक्स्ट इज़ जो अभी डी डॉलराइजेशन के मोशन में चल रहा है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया ने रशियन क्रूड लेना स्टार्ट कर दिया और एक प्लेयर बन गया ऑयल मार्केट के अंदर ऑफ लेट एंड वेरी रिसेंटली आफ्टर कोविड, क्योंकि बिटवीन रशिया एंड यूएस उस टसल में आप देखो कि उनने काफ़ी सारी जो यूरोपियन पाइपलाइंस हैं उनको बर्स्ट कर दिया, और उसकी वजह से जो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ रशिया टू यूरोप या यूरोप का एक्सेस टू द रशियन एनर्जी था वो ब्रेक हो चुका है चेन। एंड प्लस मॉरल हाई ग्राउंड लेकर भी यूरोप ने बोला है कि वी विल नॉट कंज्यूम रशियन एनर्जी। अब उन बट एट द एंड ऑफ इट देयर ओनली फ्यू सोर्सेज ऑफ यू कैन से एनर्जी और द कंट्रीज विच हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दोज एनर्जी। तो उस चक्कर में ये सारा प्रॉब्लमेटिक एनवायरनमेंट बन रहा था, एनर्जी कॉस्ट स्पाइक कर रहे थे, तो इंडिया स्टेप्ड इन, उसने रशियन क्रूड्स लेना स्टार्ट किया, उसको रिफाइन करना स्टार्ट किया, एंड उसके बाई प्रोडक्ट्स भी सेल करने स्टार्ट किए यूरोपियंस को, एंड प्लस टू द यूक्रेन एज वेल, सो दैट द प्राइस रिमेन्स कंसिस्टेंट, इन्फ्लेशन आउट ऑफ पॉकेट ना चले जाए। ये सब चीज़ें इंडिया करना शुरू की। बट इससे क्या होता है कि जो अभी यूएस लेड स्ट्रक्चर है उसके ये एम्बिट के बाहर चले जाता है। दे नेवर थॉट एंड डिज़ाइन कि इंडिया भी एक प्लेयर बन सकता है इसके अंदर। और अगर आप पिछले 1-2 साल के रिकॉर्ड्स देखोगे तो इंडिया हैज़ सोल्ड मोर यू कैन से एनर्जीज देन सऊदी अरेबिया, हु आर द प्रोड्यूसर ऑफ इट। इंडिया डजेंट हैव अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वी कैन ऑलवेज डिबेट कि मार्जिन कितना है, हाउ मच यू कैन से people or the countries are making out of it, but at the end of it, the one of the another alternatives for the consumer is India as well. Now to contain India and keeping India away or मेकिंग श्योर कि इंडिया के पास ये कैपेसिटीज़ नहीं बन पाए और स्केल ना कर पाए, इंडिया के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ भी लगा दिए। 25% ये बोल के लगा दिया कि आप रशिया से लेते हो, इट इज़ नॉट मॉरली एंड एथिकली राइट, तो आप ये 25% एक्स्ट्रा ले लीजिए। एंड ये वन ऑफ द सोर्सेज है जहाँ पे एक्सो मोबिल या उसके कोई यू कैन से अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम या मिडिल स्ट्रीम में कहीं पे भी यूएस का मैनेजमेंट एक्सेस या कंट्रोल है। इट इज़ मोस्टली ड्रिवन बाय इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड बाय रशियन you can say sources. So that is also one area which Trump is trying to contain. The approach is far different than जो वो अप्रोच ले रहा है अभी फॉर एग्जांपल वेनेजुएला पे या ईरान पे वर्सेस रशिया पे। इंडिया को वो एज अ यू कैन से कंज्यूमर देखता है। एंड अभी भी ऑब्वियसली पहले एक बाई पार्टिजन कंसेंसस था कि इंडिया कैन बी अ वेरी गुड यू कैन से पार्टनर अगेंस्ट चाइना, बट अभी उनको जो पर्सपेक्टिव लग रहा है कि इंडिया विल नॉट फाइट द बैटल्स विच यूएस वांट्स इंडिया टू फाइट, हेंस इंडिया का सिग्निफिकेंस कम होता है। एंड
जो उनकी जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है कि सबको वीकन कर दो, तो उसमें इंडिया को भी वो वीकन करना चाहता है, बिकॉज ऑन द वेरी लॉन्ग रन, नॉट इन अ शॉर्ट रन, इंडिया कैन ऑल्सो पोजेस द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू स्टार्ट चैलेंजिंग अमेरिका. तो उस टाइम हैंडलिंग टू लार्ज पावर्स ऑफ इक्वल साइज ऑफ इट्स ओन, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो, जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं उनको परेशान करती रहती है. अब टोटल एंड गेम क्या है इन सारे कंट्रीज़ को बॉयल कराने का? यूएस हैज़ बीन वेरी क्लियर, और डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन वेरी क्लियर, वो ब्रिक्स को डिसमेंटल होते हुए देखना चाहता है. अब इतनी कैपेबिलिटी आज की डेट में अमेरिका की नहीं है कि वो एक डिक्टेट इशू करे और बाकी सारे कंट्रीज़ कंप्लाई करना स्टार्ट करें. तभी वो एक छोटा सा, यू कैन से, एग्जाम्पल सेट करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ वेनेजुएला, कि व्हाट ऑल इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग and how it will exert its pressure and make sure the petrodollar comes in back, make sure कि dollar becomes the king. चाहे उसमें regime change operations हो, चाहे वो उसमें किसी कंट्री को टॉपल करना हो, कुछ भी करना हो, वो अभी करने के लिए तैयार है और उनके पास फुल माइट है, ताकि वो एक, यू कैन से, वो एक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके जो 90% कंट्रीज़ को एनर्जी सप्लाई करती है. सो एट द एंड ऑफ अ डे, एंड गेम में वीक ब्रिक्स हो जाए, चाइना के अगेंस्ट ताइवान प्रॉप अप हो जाए, रजीम चेंज पॉसिबली अगर हो सके तो चाइना में कर दे, इंश्योर करे कि पेट्रो डॉलर वापस आ जाए, और जो 90% ऑफ द नेशन है जो अभी भी एनर्जी हंग्री हैं, उस पे एक कंट्रोल वापस लेना स्टार्ट करें जो अभी उनके पास नहीं है. सो ये वर्ल्ड को अभी दो खेमों में डाल देगा. वन विच विल बी ओके विद एक्शंस ऑफ यूएस, लाइक यूरोपियन यूनियन, वो बोलेंगे, वो थोड़ा बहुत थोड़ा क्रिटिसाइज भी करेंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करेंगे, अनटिल अनलेस दे आर नॉट गेटिंग हर्ट. पर वो थोड़ा सा, यू कैन से, एज वी से इन इंग्लिश, दे विल लुक अदर साइड इन दिस केस. और बट जो नॉन वेस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं, जस्ट लाइक चाइना, जस्ट लाइक इंडिया, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका, इवन ब्राज़ील, वो इस पे एक टफ स्टैंड ले सकते हैं. आई डोंट थिंक अबाउट इंडिया, बट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज विल डेफिनेटली, you can say, take it. Russia will also be very critical about it. Now ये बोला जा रहा था कि there are lot of missiles and everything in Venezuela, but we have to see what all, which never came true. Maduro got arrested, but if you see the whole gamut of things, how Russia and China react to this Venezuelan crisis will be डिटर्मिनिंग फैक्टर कि ये जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑफ यूएस है ये बैकफायर करेगी या एक क्या नाम है इसका, मार्वल की तरह आएगी और उसको वापस एस्टैब्लिश कर लेगी यूएस को एज अ ग्लोबल अनचैलेंज्ड हेजेमॉन. तो अभी ये पावर स्ट्रगल का फर्स्ट स्टेप है. द गेम कैन गो आइदर वे डिपेंडिंग ऑन how Russia, China wants to play this game. Other countries can be small, you can say, players in it, which can impact certain areas, but not as significant, you can say, significant area as Russia and China can do. On the other side, जो US ने ये सारा स्टार्ट किया हुआ है, स्टार्ट कर दिया है रादर वेनेजुएला पे अटैक करके, अभी ये देखना है कि विल इट बी लिमिटेड टू वेनेजुएला, बिकॉज देयर वुड बी सम पुशबैक विद इन द यूएस इटसेल्फ ऑन द एक्शंस व्हिच हैव बीन डन, और देयर वुड बी सम हेवी रिएक्शन फ्रॉम रशिया, चाइना और कलेक्टिवली फ्रॉम द ब्रिक्स. ये हमें अभी देखना बाकी है. पर एट द सेम टाइम
will this fire will be in South America moving towards Colombia or Brazil? We'll see how the dominoes will fall. आप ट्यून करके रखिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट टिल नाउ प्लीज़ like and subscribe and give me the feedback what you want the changes in this and we'll definitely do that. Thank you.